गुनाह की राह में दो प्रेमी, किसी को प्यार हो जाना किसी से गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों गलत तब हो जाता है जब वो प्यार किसी गलत काम के लिए हद से आगे बढ़ जाते हैं। आज मैं जो आप लोगों का स्टोरी सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, ये स्टोरी है उत्तर प्रदेश की, जिसे सुनने के बाद आप लोग वाकई आप लोगों का दिल दहल जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सौरभ रस्तोगी अपनी पत्नी शैली के साथ बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के माली मोहल्ले में रहता था। उसका अपना मकान था, जिसके निचले तल पर उनकी सोना चांदी एवं ज्वेलरी की दुकान थी। ऊपरी तल पर उसका निवास था, यानी उसका घर था। सौरभ को नौकर विनोद फतेहगंज से लगभग 2 किलोमीटर दूरी खिरका गांव में रहता था। वह काम करके रोजाना अपने घर से घर चला जाता था। 3 मई की सुबह 9 बजे करीब वक्त था। विनोद सौरभ रस्तोगी के घर पहुंचा और सड़क पर खड़े होकर उसने सौरभ को आवाज लगाई, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जबकि रोजाना उसकी आवाज सुनते ही सौरभ अपने घर से बाहर झांकता था और उसे देखकर दुकान खोलने के लिए चाबियां नीचे फेंक देता था। दुकान की बराबर से ऊपर ही जाने के लिए सीढ़ियां थी, जिसमें आगे की ओर चैनल लगा था और उसके पीछे शटर और चैनल दोनों हमेशा बंद रहते थे। शटर को थोड़ा खुला देख विनोद आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि सौरभ अगर सामने की दुकान पर चाय पानी भी जाता था तो शटर जो है वो लॉक करके जाता था। विनोद ने सौरभ के बारे में पड़ोसी में पूछा, कुछ पता चला? तो उसने निसंदेह वाली बात पड़ोसी को बताई। ऊपर उसने ऊपर जाकर देखने को कहा। विनोद पूरा शटर खोलकर सीढ़ियों के रास्ते प्रथम तल्ला से होते हुए जब दूसरे तल्ला पर पहुंचा तो सौरभ का हाथ पैर बंधे हुए पड़े पाया। सौरभ का जो हाथ पैर था वो वहां पर किसी ने उसको बांध दिया। उसे इस हालत में देखकर ही लग रहा था कि वह जीवित नहीं है। विनोद घबराकर उल्टे पैर वापस लौट आया। नीचे आकर उसने पड़ोसी की पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर जरा सी भी देर में आस पड़ोस के लोग वहां पर एकत्र हो गए। पुलिस चौकी पास ही थी। विनोद ने इस मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। पुलिस चौकी भी तुरंत अवेलेबल थाना फतेहगंज पश्चिमी को सूचना पाकर वहां भेज दी गई। 15 मिनट ही थाने के इंस्पेक्टर देवेश सिंह पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस मकान के दूसरे तल्ले पर पहुंची तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। सौरभ की हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश बेड पर पड़ी थी। उसकी कनपट्टी पर गोली लगने का निशान था, साथ ही गर्दन पर घाव था। लग रहा था जैसे गोली कनपट्टी पर लगने के बाद गर्दन से होती हुई बाहर निकली है। गर्दन पर किसी तेज धारदार से चीज से काटे जाने का भी निशान था और गला कसे जाने का निशान साफ नजर आ रहे थे। इसका मतलब यह था कि हत्यारे सौरभ को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इंस्पेक्टर देवेश सिंह ने घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। सूचना पाकर कुछ ही देर में बरेली के एसपी जे रविंद्र गौड़ और सीओ मीरगंज मनोज कुमार पांडे भी अपने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम के साथ वहां पहुंच गए। एक्सपर्ट की टीम घटना स्थल से साक्ष्य जुटाने में लग गई। टीम द्वारा अपना काम कर लिए जाने के बाद अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। करीब 20 गज के प्लॉट में बने उस मकान का प्रथम तल्ला जो था, प्रथम तल पर किचन और बाथरूम के अलावा एक दीवान पड़ा था। यहीं पर सौरभ की दुकान का लॉकर था, जिसमें वो ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे जाने वाले गहने और पैसा रखता था। दूसरे तल पर बना कमरा सौरभ का बेडरूम था, जबकि तीसरे में अंतिम तल पर टॉयलेट था। जिस बेडरूम में सौरभ की हत्या की गई वह काफी कम जगह में बना था। वह एक बेड और एक टेबल के अलावा वहां एक अलमारी रखी थी। इतने सामान से ही पूरा कमरा भरा था। कमरे में रखी अलमारी खुली पड़ी और उसका सामान बाहर निकला पड़ा था। अलमारी का लॉकर खुला हुआ और बिल्कुल खाली था। अलमारी का लॉकर का लॉक टूटे हुए थे। कमरे में टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी। कांच का गिलास भी मेज के पास टूटा पड़ा था। गिलास के कांच का एक टुकड़ा खून से सना हुआ था। सौरभ को गला शायद उसी कांच से काटा गया हो। सीढ़ियों पर चाबी की कई गुच्छे पड़े मिले थे। इसी बीच सूचना पाकर बरेली से सौरभ के पिता सुनील रस्तोगी व अपने अन्य घरों वाले आ गए हैं। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि गणतंत्र दिवस 2 मई को सौरभ अकेला था। उसकी पत्नी शैली 2 मई को सुबह नोएडा चली गई थी। उसी दिन शुक्रवार होने की वजह से बाजार की साप्ताहिक छुट्टी थी। सुबह पत्नी के ट्रेन में बिठाने के बाद सौरभ अपनी नानी के अंत्येष्टि में
बचला गया था। उसकी नानी की मौत 2 मई को सुबह हुई थी। नानी की अंतिम यात्रा में वह गया तो था, लेकिन घर वाले के रोकने के बावजूद चला आया था। घटना स्थल के मुआयने और पूछताछ के बाद यह नतीजा निकलकर इस घटना का पुख्ता योजना बनाकर अंजाम दिया गया था। हत्यारों की यह बात अच्छी तरह पता थी कि सौरभ कब घर पर अकेला रहता। उसकी पत्नी शैली बाहर गई हुई, इसलिए घटना को अंजाम देने के लिए 2 मई को रात चुनी गई। हालात बता रहे थे कि घर के अंदर दाखिल होने वाले को सौरभ अच्छी तरह जानता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाहर से घर के अंदर तब तक प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक अंदर मौजूद शख्स ताला ना खोले। बाहर से ताला खोलना किसी भी तरह संभव नहीं था। सीढ़ियों के पास शटर लगा था जिसमें अंदर से ताला पड़ा हुआ था। फिर सीढ़ियों चढ़ने के बाद एक दरवाजा भी, वह भी अंदर से बंद रहता था। अगर किसी ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया होता तो निशान जरूर मिलते। दरवाजे पर लगी कुंडियां सही सलामत थी। इसका मतलब था कि सौरभ ने अपने किसी परिचित को देखकर दरवाजे खोले होंगे और उसे ऊपर ले गया होगा। रात 9 बजे सौरभ ने विनोद को फोन करके बुलाया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वह नहीं आ सका था। इसके बाद ही किसी समय सौरभ की हत्या की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने गहन जांच पड़ताल करने के बाद करीब 1 बजे सौरभ की लाश पोस्टमार्टम के लिए बरेली स्थित मोर्चरी में भेज दी। मौके पर मिले सौरभ की मोबाइल को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। घटना स्थल से पुलिस ने 2 बुलेट भी बरामद किए। उधर सौरभ की पत्नी शैलो को पति की मौत खबर मिली तो वह देर शाम से दिल्ली वापस आ गए। सौरभ के पिता सुनील रस्तोगी को लिखित तहरीर में इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध धांधली की धारा 394 और धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस ने सौरभ के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि घटना वाली रात उसने अंतिम कॉल अपनी पत्नी शैली को की थी। उससे पहले उसने 9 बजे विनोद से बात की। उन दोनों का कॉल से पहले सौरभ की बात एक अनजान नंबर में हुई थी। उस नंबर पर उस दिन भी, उसके पहले दिन भी कई कई बातें जो है देर रात तक बात की गई थी। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने उस नंबर के बारे में विनोद से पूछा तो उसने बताया कि वह नंबर बरेली के थाना बहेड़ी के अंतर्गत आने वाला गांव जुआ जवाहरपुर के रहने वाले पूजा शर्मा का था। विनोद उसके बारे में इसलिए जानता था क्योंकि सौरभ ने उसे जेल भेजकर कई बार पूजा का मोबाइल रिचार्ज करवाया था। इससे पुलिस को यह मामला अवैध संबंधी को लगा। पुलिस ने पूजा के घर में गिरफ्तारी के लिए दबिश दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिली। पता चला कि 19 अप्रैल को अपने प्रेमी राकेश गंगवार के साथ भाग गई है। राकेश पड़ोस के गांव में मोहब्बतपुर का रहने वाला था। राकेश और पूजा एक साथ भागना और पूजा का सौरभ से बराबर बात करना इस बात की ओर इशारा करता था कि संभवतः उन दोनों ने ही मिलकर सौरभ की हत्या करके लूट का अंजाम दिया था। पुलिस ने शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए मुखबिरों की सूरदर्शी पर लगा दिया। 7 मई के दोपहर को एक मुखबिर से इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह को सूचना मिली कि पूजा अपने प्रेमी राकेश का साथ इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। यह खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत वहां जाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाने लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। पूजा थाना बहेड़ी क्षेत्र के गांव जवाहरपुर निवासी रामवीर की बेटी थी। रामवीर खेती किसानी का काम करता था। उसकी अपनी पत्नी कमला से अक्सर वाद विवाद होता रहता था, जो कि कभी कभी भयंकर रूप से इख्तियार कर लेता था। वाद विवाद के कारण था कमला का महत्वाकांक्षी होना। उसने अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारना नहीं आता था। उसके हाथ में जितना पैसा आता था वह घर की जिम्मेदारियों के बजाय फिजूल के कामों में खर्च कर देती थी। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद कमला का बंसवार कर रहना पसंद था। इस वजह से उसके खर्चे ज्यादा बढ़े हुए थे। उसकी फिजूल खर्चों को लेकर पति पत्नी में प्राय दिन रोज झगड़ा होते रहता था। से तंग आकर रामवीर ने कमला को तलाक दे दिया। तलाक के बाद वह अपने बच्चों के साथ अपने मायके बरेली के ही गांव मोहम्मदपुर आ गई। लेकिन जवान बेटी को घर में बैठे देखे कुछ ही दिनों में माँ बाप की चिंता होने लगी। उन्होंने किसी तरह दौड़ भाग करके उसकी शादी जुआ जौहरपुर के सेवानिवृत्ति फौजी भूराम शर्मा से कर दी। भूराम से सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी करते थे। शादी के बाद कमला बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। समय के साथ साथ कमला की बेटी पूजा जवान हो गई। वह बरेली के विशाल कन्या डिग्री कॉलेज से बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। पूजा अपनी माँ कमला से इसलिए नाराज रहती थी
क्योंकि उसने दूसरा विवाह कर लिया था। इसी बात को लेकर माँ और बेटी में अक्सर झगड़ा होते रहता था। कमला अपनी झगड़ालू बेटी से कम ही बोलती थी। पूजा के उग्र स्वभाव से कमला काफी डरती थी। पूजा भी अपनी माँ पर गई थी। उससे उसके भी काफी ऊंचे ख्वाब थे जिन्होंने पूरा करने के लिए वह सही गलत के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहती थी। ऐसी बातों से उसका दिमाग में काफी तेज दौड़ता था। पूजा अपनी ननिहाल मोहब्बतपुर जाती रहती थी। एक दिन उस पर एक दिन उसकी मुलाकात राकेश कुमार गंगवार से हुई। राकेश कुमार के पिता हौरीलाल भी किसान थे। उसकी दो बड़ी बहनों का विवाह हो चुका था। राकेश उन दिनों बरेली कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष प्राइवेट की पढ़ाई कर रहा था। इसके अलावा वह पार्ट टाइम नौकरी भी करता था। राकेश को पूजा की नैनीहाल में आना जाना था। दोनों ने बीए के फॉर्म साथ साथ में भरे थे। पूजा के नैनीहाल में रहते राकेश को अनजाना बढ़ गया था। जब भी वो आता था उसकी नजरें पूरी तरह से टिकी रहती थी। पूजा नासमझ थी तो नहीं, उसकी नजरों को नहीं पढ़ पाते थे। उसके दिल की बात बखूबी समझती थी। मोहब्बत का बीज जब दोनों को अंकुरित हो जाए तो एक दूसरे के करीब आने में वक्त नहीं लगता है। धीरे धीरे पूजा राकेश से खुलती चली गई। वक्त के साथ दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार कर लिया। इसके बाद दोनों छिप छिपाकर एक दूसरे से मिलने लगे। जीवन भर एक दूसरे के साथ निभाने का सपना दोनों ने कर लिए। जल्दी ही अपनी बीच की सारी दूरियां भी मिटा दी। राकेश और पूजा जहां प्यार के रास्ते में बेफिक्र होकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वहीं उन दोनों की प्यार की बात गांव वालों से छिपी न रह सकी। जल्दी इसके बारे में दोनों के घर वालों को पता चल गया। राकेश और पूजा के प्यार के किस्से सुनकर दोनों के परिजन तंग आ गए थे। इसी की मद्देनजर रखते हुए राकेश के घर वालों ने उसका रिश्ता बरेली के नवाबगंज कस्बे में एक संप्रभावित परिवार में तय की। वहीं पूजा के पिता भूराम ने भी अपनी बेटी की शादी मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव धनेली में पक्का कर दी। इससे पूजा को अपने अरमान और ख्वाब बिखरते नजर आए। और राकेश पर गांव छोड़कर भागने का दबाव बनाने लगे, लेकिन राकेश इसके लिए तैयार नहीं था। इस पर पूजा ने उसे बलात्कार के आरोप में जेल भेज दिया। जेल भिजवाने की धमकी देने लगी तो उसे पूजा की बात माननी पड़ेगी। 20 अप्रैल 2014 को पूजा की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले 19 अप्रैल को वह राकेश के साथ गांव से भाग गई। राकेश पूजा को लेकर अपने ओम प्रकाश के घर जा पहुंचा, जो बरेली के थाना देवरिया क्षेत्र के जमुनिया में रहते थे। वहीं पर दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद जिंदगी की अच्छी शुरुआत के लिए पैसों की जरूरत थी। पूजा ने इसके लिए पहले से एक योजना बना रखी, तो उसने अपनी योजना राकेश को बताई तो उसे पूजा की योजना अच्छी लगी। उसने पूजा से वादा किया कि वह इस योजना से उसको हर तरह के साथ निभाएगा। सुनील रस्तोगी बरेली स्थित फतेहगंज पश्चिमी के माली मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके मकान के निचले तल पर उसकी ज्वेलरी शॉप थी। अच्छी दुकान होने की वजह से ग्राहक भी वहां खूब आते थे। ज्वेलरी बेचने के अलावा सुनील गिरवी गार्ड को भी काम करता था। उसके यहाँ आने वाले ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। सुनील के परिवार में उसकी पत्नी सीमा, एक बेटा सौरभ और दो बेटियों वर्षा, दीपिका थे। उन्होंने बेटियों को विवाह कर दिए थे। 4 साल पहले सौरभ की विवाह भी बरेली की कस्बा सिरौली के मोहल्ला सिकरी निवासी शैली से हो गया था। उन दिनों सौरभ पिता के साथ दुकान पर बैठता था। 2 साल पहले सौरभ की मां का देहांत हो गया था। कुछ ही दिन बाद आने महीनों बाद फिर सौरभ के पिता ने सुनील ने दूसरा विवाह करने की ठान ली। इस विवाह का सौरभ एवं शैली के अलावा अन्य घर वालों ने भी काफी विरोध किया, लेकिन सुनील नहीं माने। उन्होंने अखबारों में विवाह हेतु विज्ञापन दे दिया। जल्द ही मिर्जापुर जनपद से उनके लिए एक विधवा महिला का रिश्ता आ गया। उसका बच्चा भी था। तमाम विरोधियों के बाद सुनील ने विवाह कर लिया। उसके घर से अलग होकर उस महिला के साथ बरेली शहर स्थिति के किला थाना क्षेत्र के कुचा मोहल्ला में रहने लगे। पिता के बरेली जाने के बाद दुकान की पूरी जिम्मेदारी जो है वो सौरभ पर आ गई। कह सकते थे कि दुकान जो है उसी की हो गई। पूजा की दूर रिश्ते की एक नानी थी जो सौरभ के दुकान पर अक्सर खरीदारी करने आना जाना करती रहती थी। वहीं चूंकि काफी पुरानी ग्राहक थी, इसलिए सौरभ उसका खास ख्याल रखता था। एक बार पूजा भी अपनी नानी के साथ सौरभ की दुकान पर गई। नानी ने उसका परिचय सौरभ से कराकर कहा कि कभी ये कुछ खरीदने आए तो इसे उचित दाम पर ज्वेलरी दे देना। पहली ही मुलाकात में सौरभ पूजा के दिमाग में चढ़ गया।
वह अक्सर उसकी दुकान में आने जाने लगे। एक दिन वह शाम के वक्त था, सौरभ की दुकान पर पहुंची तो वह दुकान बंद था। सौरभ उससे ऊपर अपने मकान में ले गया और अपनी पत्नी शैली से मिलवाया। बेडरूम में बिठाकर उसने शैली से अपनी ज्वेलरी पूजा को दिखाने को कहा, जो उसने हाल में ही बनवाई थी। दरअसल सौरभ सोच रहा था कि शैली की ज्वेलरी देखकर शायद पूजा की डिजाइन पसंद आ जाए और वो वैसे ही डिजाइन की ज्वेलरी बनवाने का मन बना ले। शैली एक अजनबी लड़की के सामने अपनी अलमारी खोलकर ज्वेलरी नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन सौरभ के कहने पर उसकी बात माननी पड़ी। शैली की ज्वेलरी देखकर पूजा की आंखें चुंधिया गई। ज्वेलरी के वजन और कीमत की सोचकर उसके मन में लालच आ गया। उस दिन पूजा वहां से वापस लौट गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह ज्वेलरी नाचती रही। इसी के बाद उसने सौरभ से मुलाकात बढ़ा दी। मुलाकात बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दे दिया। इसके बाद दोनों की बातें होने लगी। पूजा को अपनी तरफ खींचता देखकर सौरभ खुश था, उसका मन बहक गया था। धीरे धीरे स्थिति यह आ गई कि सौरभ अपने नौकर विनोद को भेजकर पूजा का मोबाइल का रिचार्ज भी कराने लगा। राकेश के साथ भागने और शादी करने के बाद जब जिंदगी के लिए पैसे की जरूरत महसूस हुई तो पूजा ने राकेश के साथ मिलकर सौरभ को लूटने की योजना बना ली। इसके लिए उसने मर्दों की कमजोरी वाला रास्ता इख्तियार किया। वो सौरभ से खुलकर प्रेम भरी बातें करने लगी। साथ ही तन्हा समय बिताने की बात हुई तो सौरभ ने मौके की तलाश शुरू कर दी। सौरभ की पत्नी शैली की बच्चेदानी पर कुछ चर्बी थी, जिसे वजह से गर्भ नहीं ठहर पा रहा था। इसका इलाज नोएडा के नीलकंठ अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टर गर्भाशय की चर्बी ऑपरेशन के जरिए हटाने से बात कर रहे थे। शैली को उसी ऑपरेशन के लिए नोएडा जाना था। सौरभ को पूजा से काम पे मिलने के लिए यही सही मौका लगा। इसके लिए उसने ऐसा इंतजाम करना चाह रहा था कि उसे शैली की साथ जाना ना पड़े। इसके लिए उसने काम का बहाना बनाकर शैली को अपने नौकर जंग बहादुर की पत्नी के साथ नोएडा जाने के लिए मना लिया। 25 अप्रैल शैली को जाने की योजना बन गई। सौरभ ने पूजा को फोन करके उसके घर से मिलने की बात बता दी, लेकिन ऐन वक्त पर किसी वजह से उस दिन शैली को जाना स्थगित हो गया। इस वजह से उस दिन सौरभ और पूजा नहीं जा पाए। 2 मई को सुबह सौरभ शैली को नौकर को पत्नी के साथ लेकर बरेली जंक्शन गया और 6:30 बजे दिल्ली जाने वाली आला हजरत एक्सप्रेस से उसे दिल्ली भेज दिया। वहां से उसे नोएडा जाना था। पत्नी को भेजने के बाद सौरभ ने 8 बजे सुबह फोन करके पूजा को मिलने के लिए बुला लिया। उस दिन शुक्रवार को जो था वहां मार्केट की साप्ताहिक छुट्टी रहती थी, इसलिए उस दिन दुकान खोलने की भी मजबूरी नहीं थी। प्रोग्राम के हिसाब से सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी सौरभ के नानी की मौत का समाचार मिला। मजबूरी थी, इसलिए ना चाहते हुए उसे वेबन से कचला जाना पड़ा, जहां उसकी नानी की वहां अंत्येष्टि होनी थी। वहीं पर पूजा ने उसे 3-4 बार फोन किया। पूजा से एकांत से मिलने की तमन्ना सौरभ के सिर पर चढ़कर बोल रही थी। अंत्येष्टि के बाद जब वह जाने लगा तो घर वाले और रिश्तेदारों ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। शाम को लगभग 6 बजे तक वो अपने घर पहुंच गया। उसने घर पहुंचने की खबर पूजा को दे दी। इसके बाद पूजा राकेश के साथ बाइक पर बैठकर सौरभ के घर के लिए चल दी। बाइक राकेश के मामा ओम प्रकाश को थी। रात 8 बजे वो सौरभ के मकान से कुछ ही दूरी पर उतर गई थी। सौरभ के घर की तरफ चल दी। राकेश वहीं मार्केट में घूमने लगा। उसी बीच उसने शराब पीकर वहीं पास के एक वैकेंट हॉल में रहे वैवाहिक समारोह में जाकर खाना खाया। नशे की हालत में उसने अपने बाइक को स्थानीय पत्रकार अनवर खान की बाइक से भिड़ा दी। इस पर दोनों में काफी बहस हुई। राकेश ने अपनी बाइक वहीं खड़ा करके वहां से चला गया। पत्रकार अनवर ने फतेहगंज पश्चिमी थाने को सूचना दी, जिसके बाद थाने से सिपाही वहां पहुंचकर राकेश की क्षतिग्रस्त बाइक को उठवाकर थाने ले गए। दूसरी ओर पूजा सौरभ के घर पहुंची तो सौरभ ने खुद आकर शटर खोला और उसने अपनी दूसरी मंजिल पर बने अपने बेडरूम में ले गया। कुछ देर दोनों के बीच बातचीत होती रही। फिर सौरभ 2 गिलास और फ्रिज से फ्रूटी की बोतल निकाल कर ले गया। उसने फ्रूटी मेज पर रख दी। पूजा फ्रूटी की बोतल उठाकर दोनों गिलासों में पलटने लगी। इसी बीच सौरभ टॉप फ्लोर पर टॉयलेट चला गया। पूजा ने मौके का फायदा उठाकर अपने पर्स में रखे एटविन की 2 टैबलेट को पीसा पाउडर निकाला और सौरभ के गिलास में मिला दिया। जब सौरभ टॉयलेट से वापस आया तो पूजा ने एक गिलास उसे देकर दूसरा गिलास अपने होंठों से लगा लिया और सिप करने लगे।
सौरभ फ्रूटी पीते हुए टीवी खोलकर उस प्रोग्राम पर सेट करने लगा। करीब 20 मिनट के बाद सौरभ बेहोश होकर बेड पर लुढ़क गया। सौरभ के बेहोश होते ही पूजा ने राकेश को फोन करके आने को कह दिया। लगभग 11 बजे राकेश आया तो पूजा उसे शटर उठाकर अंदर ले गई। आने के बाद राकेश सौरभ का होश में लाने की कोशिश करने लगा। वो होश में आया तो राकेश ने 315 बोर का तमंचा तान कर सौरभ के पेट के बल लेटने की हिदायत दी। डर के सौरभ में पेट के बल लेट गया। पूजा ने सौरभ के हाथ पीठ की तरफ लाकर अपने दुपट्टे से बांध दिया। साथ ही उसने सौरभ के पैर में भी उसकी शर्ट से बांध दिया। इसके बाद राकेश ने अलमारी की चाबी मांगी तो सौरभ जो है वो देने से इनकार कर दिया। इस पर राकेश ने उसे डराने के लिए तमंचे से एक हवाई फायर किया। उसने एक बार फिर चाबी मांगी लेकिन सौरभ ने चाबी देने से मना कर दिया। इस पर राकेश को गुस्सा आ गया। उसने सौरभ की कनपट्टी पर तमंचे की नाल लगकर गोली मार दी जो कि गर्दन के पार होते हुए बाहर निकल गए। सौरभ ना उठने की कोशिश की लेकिन हाथ पैर बंधे होने के कारण वह गिर पड़ा, जिससे मेज पर रखा फ्रूटी का गिलास टूट गया। उसी गिलास के टूटे कांच से राकेश ने सौरभ की गर्दन काट दी। उसके बाद उसने बेल्ट से उसका गला कस दिया जिससे सौरभ की मौत हो गई। सौरभ की मौत का घाट उतारकर राकेश और पूजा अलमारी का लॉक तोड़ा और उसके अंदर बनी छोटी तिजोरी का लॉक भी तोड़कर उसमें रखी 650 ग्राम ज्वेलरी लगभग 4000 रुपये निकाल लिए गए। ये सब करते करते रात को करीब 1 बज गया था। काम भी हो गया तो दोनों वहां से निकल आए। राकेश ने बाहर आकर अपनी बाइक ढूंढी लेकिन बाइक नहीं मिली। बाइक सिपाही थाने ले गए थे। राकेश ने वेंकट हॉल के बाहर खड़ी एक बाइक में अपनी चाबी लगाई तो वह स्टार्ट हो गई। उसी बाइक पर बैठकर दोनों वहां से निकल गए। राकेश की बहनोई बरेली के भोजीपुर थाने के चोपड़ा गांव में रहते थे। राकेश पूजा को साथ लेकर रात को 3 बजे अपनी बहन के घर पहुंच गया था। 2 दिनों वहीं रुके। इसी बीच राकेश ने अपने घर जाकर लूटी गई ज्वेलरी और रुपये भैंसों के बाड़े में चारा रखने वाले नाम के नीचे छिपा दिया। लूट का माल ठिकाने लगाकर वो अपनी बहन के घर आ गया। फिर 5 मई को दोनों ने नैनीताल चले गए। 7 मई को दोनों वापस बरेली आई। इज्जत नगर रेलवे स्टेशन से वो बाहर आकर खड़े हुए थे कि फतेहगंज के पश्चिमी थाने ने इंस्पेक्टर देवेश सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राकेश की निशानदेही पर चुराई गई 650 ग्राम ज्वेलरी और 4000 रुपये भी बरामद कर लिया। हत्या में प्रयुक्त बाइक पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी थी। आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद दोनों की सीजीएम की अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पूजा और राकेश गंगवार एक दूसरे को प्यार करते थे, यह गलत नहीं था। दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली, इसे भी गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अपने प्यार को मंजिल देने के लिए जब वह गुनाह के रास्ते पर उतर गए तो अंजाम बुरा ही होना था। तो दोस्तों, एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है और जागरूक करना है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।